नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ मिलन पाठशाला पर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के थ्योरी प्लस एमसीक्यू। एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद हम उसकी जो ऑप्शंस है उसमें उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है उसको हम क्लियर करेंगे। क्लासेस ऑलरेडी करा चुके हैं, लेकिन ये क्या है, क्विक रिवीजन के लिए है, ताकि आपका जो एग्जाम से पहले जल्दी से रिवीजन हो जाए। तो ये बेसिकली आप जो आरएस प्री का एग्जाम आने वाला है, सीईटी का एग्जाम जो अक्टूबर में, उसके बाद जो आरएस प्री का एग्जाम आएगा, उनमें दोनों में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लासेस। ठीक है, इसको मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली है। आप थ्योरी देख रहे हो नहीं देख रहे हो, लेकिन आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, उससे आप डिपेंड होगा आपके ऊपर कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आंसर देखना है और कथनों को कैसे सॉल्व करना है, तो वो हम किस क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो हमारी पहली क्लास है ये, और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा संविधान की स्रोत और संविधान सभा। ठीक है, संविधान के स्रोत और संविधान सभा से लेकर के हम ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो, संविधान सभा के अगर हम स्रोतों की बात करें तो संविधान सभा के बारे में हमारे कहा जाता है, जैसे हमारे संविधान बना था, भारतीय संविधान हमारा जब बना था, तो संविधान सभा के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जो हमारा संविधान था वो कई देशों से लिया था, यानी कई देशों के संविधान से जो अच्छी अच्छी बातें थी जो हमारे भारत पर लागू हो सकती थी, उनको दूसरे देशों से ग्रहण किया था। और एक अधिनियम आता है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम, उस 1935 के अधिनियम से लगभग 70% जो था भाग, हमारे संविधान का जो 70% भाग है, वो इसी अधिवेशन से है। किससे? आपके 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उससे। ठीक है, तो हम ऐसे धीरे धीरे करके स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे और फिर संविधान सभा की जो समितियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि भारतीय संविधान निम्न में से किसका रेडी है। रेडी का मतलब, देखो यहाँ क्या क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो भारतीय संविधान है किसका रेडी है, कहने का मतलब इसका जो अधिकांश भाग है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसका अधिकांश भाग है हमारे संविधान का, वो किससे लिया गया है। तो ऑप्शन देखो, स्विट्जरलैंड का संविधान, संयुक्त अमेरिका का संविधान, और भारत शासन अधिनियम 1935, और कनाडा का संविधान। तो हमारा उत्तर होगा भारत शासन 1935। अभी मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा वो 1935 का अधिनियम था। ठीक है, देखो जैसे जैसे कांग्रेस बनी, देखो आप हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री जैसे पढ़ोगे, तो 1905 ईस्वी में जब कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, ठीक है, 1895 ईस्वी से 1885 में जब कांग्रेस बनी थी, तब से लेकर के जो संविधान सभा की मांगे उठी थी, ठीक है, उनसे बाद एक एक एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम आए थे। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक एक प्रोसेस कर करके 1935 के अधिनियम में जब आए थे, तो ये सारी बातें इसमें दे दी गई कि ये चीज आपको दे दी जाएगी, ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें जहां से ली गई थी वो आपका 1935 का अधिनियम था। तो मैक्सिमम चीजें जो ली गई थी वो 1935 के अधिनियम से ली गई थी। देखो मुख्य मुख्य कौन कौन सी चीजें हैं जो इस अधिनियम से ग्रहण की गई थी, वो था आपका न्यायपालिका का ढांचा। न्यायपालिका का जो ढांचा है, जैसे देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई। ठीक है, उसके बाद जब 1861 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसमें हाई कोर्ट की बात कही गई। ठीक है, और इन सबको मिलाकर के 1935 के अधिनियम में जो न्यायालय का जो ढांचा निकल के आया, ढांचा, जैसे उच्च न्यायालय होगा, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय होगा, फिर उच्च न्यायालय, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब कोर्ट का जो प्रोसेस आया था, कोर्ट का ढांचा लिया गया था। और ढांचा कहाँ से लिया गया था, आपको 1935 के अधिनियम से ही लिया गया था। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का जो कार्यालय है, कार्यालय मतलब जहाँ वो रहता है, जहाँ वो रहता है और कैसे काम करता है, वो कहाँ से लिया गया है, वो भी आपके 1935 के अधिनियम से लिया गया है। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन जितना भी है, वो आपके किससे लिए गए हैं, 1935 के अधिनियम से। और अधिकांश जो प्रशासनिक विवरण है, ठीक है, प्रशासनिक जो विवरण है वो भी कहाँ से लिया गया है, आपका 1935 के अधिनियम से। आपातकालीन उपबंध, देखो आपातकालीन उपबंधों का जो मूल ढांचा है, ये कौन कौन से आपातकाल होंगे, ठीक है, वो कब लागू होंगे। लेकिन आपातकाल के समय जो मूल अधिकार का जो स्थगन है, जो मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं, वो हम अलग देश से लेंगे। ठीक है, वो जापान से लेंगे। तो आप याद रखना है, बस ये याद रखना है कि आपातकालीन जो उपबंध है उनका जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा कहाँ से लिया गया है, तो आपके 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि 1935 के अधिनियम से मुख्यतः क्या क्या चीजें ली गई। देखो 70% चीज आप याद नहीं रख सकते। जैसे हमारे भारत के संविधान में ये कहा गया, भारत के संविधान की विशेषता थी कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। तो लिखित संविधान की 70% चीजें, इतनी बड़ी संविधान की 70% चीजें याद रखना असंभव है। ठीक है, तो जो मुख्य चीजें वो आपको याद रखनी है 1935 के अधिनियम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से नहीं लिया गया। है, तो अभी मैंने कुछ महत्वपूर्ण उपबंध बताए, उनके हिसाब से आपको देखना है कि कौन कौन सी चीजें आपके जो भारत शासन अधिनियम है उससे नहीं ली गई, 1935 के अधिनियम से नहीं ली गई। देखो पहला है गवर्नर का कार्यकाल, कार्यालय, सॉरी कार्यकाल नहीं, कार्यालय, कार्यालय मतलब उसकी ऑफिस। ठीक है, तो वो हमने देखा था, वो ली गई है। ठीक है, लोक सेवा आयोग की हमने अभी पढ़ा था कि वो भी 1935 के अधिनियम से ली गई है। न्यायपालिका, न्यायपालिका का जो ढांचा है,
न्यायपालिका का जो ढांचा है वो भी किससे लिया गया है? 1935 के अधिनियम से लिया गया है। लेकिन संसदीय जो शासन व्यवस्था है वो 1935 के अधिनियम से नहीं ली गई। संसदीय शासन व्यवस्था आपकी किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। जैसे ब्रिटेन में 2 सदन है, ऐसे ही हमारे भारत में भी 2 सदन देखे जाते हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन, जिसको हम राज्यसभा और लोकसभा बोलते हैं। जैसे देखो एक्सप्लेनेशन देखो आप इसका, कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूके से ली गई है। और हमारे देश में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है, जो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। यानी लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ब्रिटेन से ही कानून निर्माण की प्रक्रिया ली गई है। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। देखो कानून कैसे बनता है, संसद कानून कैसे बनाएगी, ठीक है। संसद की जो प्रोसेस है, कानून बनाने की जो प्रोसेस है, वो भी कहाँ से ली गई है? आपकी ब्रिटेन से ली गई है। तो ब्रिटेन से आपको 2 चीज मुख्यतः याद रखनी है, एक तो संसदीय प्रणाली जो हमारी ब्रिटेन से ली गई है, और दूसरी आपको याद रखना है कौन सा? कानून निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत एक गणराज्य है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखो गणराज्य होता क्या है? जब मैं देखो आपने जो क्लासेस नहीं देखी ना डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली, तो आप जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है जहां मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो क्वेश्चन में स्पेसिफिक डिटेलमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं डिटेल दूंगा आपको, लेकिन उतना डिटेल से नहीं पढ़ाया जाएगा जिस डिटेल से क्लास में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो यूट्यूब पर ही आपके जो प्ले लिस्ट में जाकर के देखोगे चैनल की में, तो आपको सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन से आपको बताया गया है। तो यहाँ मैं बताऊँ आपको कि गणराज्य होता क्या है। गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब होता है, जैसे भारत के संदर्भ में मैं बात करूं, तो भारत के संदर्भ में यानी ऐसा देश जिसमें जो जो सबसे ऊंचे पद पर जो आदमी है, सबसे ऊंचे पद पर जो व्यक्ति है, वो निर्वाचित होना चाहिए। निर्वाचित होना चाहिए। जो इसमें जो वो है पद, ऊंचा पद है, वो वंशानुगत ना होकर के कैसा होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। यानी राजा का कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए इसमें। वो आपका कैसा होगा? गणराज्य होगा। देखो ऑप्शन में क्या कहना चाह रहा है? ऑप्शन में कह रहा है संसद द्विसदनात्मक है। यानी ये क्वेश्चन पूछा है भारत एक गणराज्य है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण देखो, पहला कारण दिया है इसमें संसद द्विसदनात्मक है। क्या ये कोई कारण है? मैंने बताया आपको, एक तो निर्वाचित होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। ये 2 आपको जहां दिखे वहां आप गणराज्य लगा देना। जैसे इसमें दिया है राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसमें पूछा है भारत में वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी सही होगा, बी और सी दोनों। कहने का मतलब संसद डिसाइड नहीं करेगी कि गणराज्य है कि नहीं है, डिसाइड 2 फैक्टर करेंगे। एक तो चुनाव प्रक्रिया यानी निर्वाचन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको बताएगा वंशानुगत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज इसमें क्या हो, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। शासन जो चला रहे हैं वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखें कि गणराज्य का बताया गया, गणराज्य का अर्थ है कि राज्य का जो प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख, जैसे भारत में संदर्भ में बात करूं तो भारत का सर प्रमुख कौन है? सबसे बड़ा नेता कौन? राष्ट्रपति है, ठीक है। सबसे ऊपर भारत का प्रथम नागरिक है भाई वो, ठीक है। तो वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए। जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए, वो आपका गणतंत्र कहलाता है, ठीक है। ब्रिटेन की तरह यहाँ प्रमुख पद वंशानुगत नहीं है। और जो गणतंत्र व्यवस्था होती है, वो भारतीय संविधान जो है वो कहाँ से लिए? फ्रांस से लिए। तो हमारा जो गणतंत्र है, भारत गणराज्य है, ठीक है, जो गणतंत्र है, ठीक है, जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? तो वो आपकी कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये अगर आपको प्रयास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। पेपर से पहले क्विक रिवीजन कैसे होता है? देखो इतना सारा सिलेबस हम पढ़ के रखते हैं, उसको इतनी जल्दी रिवीजन करना, ठीक है, एक दिन का काम नहीं है, 1-2 दिन का काम नहीं है। लेकिन आप क्लासेस के माध्यम से क्या है, कहीं भी आप जा रहे हो जहाँ बुक नहीं पढ़ सकते हो, जहाँ आप, ठीक है, मोबाइल को देख करके, वीडियो को देख करके आप क्या है, रिवीजन कर सकते हो अपना। तो ये सारी चीजें वहाँ इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपको ये प्रयास जरा सा भी पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया है? देखो समानता, 5 प्रकार की समानता, 2 प्रकार स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और बंधुता कहाँ से ली गई? हमने फ्रांस से ली है, ठीक है। फ्रांस से हमने ये जो स्वतंत्रता, बंधुता, समानता का सिद्धांत है वो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति हुई थी फ्रांस में, तो उससे हमने ये जनरेट किया है। कौन सा? आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। महत्वपूर्ण अंतर क्या है इसमें, ठीक है। अंतर देखो सब, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श रूप रूस की क्रांति से लिया गया है। अब देखो साहब, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, मैं समझा देता हूँ। देखो हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो शब्द का वर्णन किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी न्याय का वर्णन किया है, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता अलग चीज है, ठीक है। उसमें भी अंदर जब आप डीप में जाओगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा न्याय,
ठीक है, न्यायिक समानता, न्यायिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो वहां आपको न्याय 3 प्रकार का देखने को मिलेगा, एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो लिया गया है आपके कहाँ से, रूस से। लेकिन अगर बात करें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, वो आपकी ली गई है कहाँ से, फ्रांस से। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हुए, 2 पॉइंट आपको क्लियर रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा को लिया गया है। देखो, मूल कर्तव्य जो लिए गए थे वो रूस से लिए गए थे, और रूस को उस समय सोवियत संघ कहा जाता था। ठीक है, सोवियत का संघ कहा जाता है, यूएसएसआर करके कहा जाता था इसको, उससे लिए गए थे उस समय। देखो, मौलिक कर्तव्यों के बारे में मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था। ठीक है, मूल संविधान में ऐसी कोई बात ही नहीं थी, मौलिक कर्तव्य जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन क्या होता है, 1976 में एक समिति बनती है, स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनती है, और स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश देती है कि भाई मौलिक कर्तव्य जैसी कोई चीज होनी चाहिए। ठीक है, तब 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 का, और उस 1976 के संविधान संशोधन के तहत इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? देखो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो कर्तव्य बताए थे आपको, सॉरी, जो सरकार को जो सजेशन दिया वो दिया था 8 का। ठीक है, 8 मौलिक कर्तव्यों को बताया था, लेकिन 2 सरकार ने माइनस कर दिए, तो बचे कितने, 6। और अपनी तरफ से सरकार ने कितने ऐड कर दिए, 4, तो बचे कितने, टोटल हो कितने गए, 10। तो ये तो आपको 6 4 आप याद नहीं रख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो चीज याद रखनी है कि 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। जबकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई आधार नहीं था। कहाँ से लिए गए थे, तो ये प्रेरणा कहाँ से आई थी, तो ये रूस से लिए गए थे। ठीक है, रूस से प्रेरित होकर के हमारे संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन आप कहोगे सर की मौलिक कर्तव्य तो 11 हैं, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने, 11 हैं, तो 11वां कब जोड़ा गया, तो 11वां जोड़ा गया हमारा जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन है, वहाँ 11वां कर्तव्य आपको जोड़ा गया, और वर्तमान में कितने हैं, 11। तो 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ये जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां कर्तव्य। तो आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में ये मोटा मोटी से आपको चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जो है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि जैसे कोई भी संसद कानून बनाई, संसद ने कानून बनाया, या फिर उस कानून पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय किया, तो और दोबारा ऐसी में जरूरत महसूस हुई कि हमें इस निर्णय को दोबारा देखना चाहिए, तो अपने निर्णय की क्या कर सकती है, दोबारा देख सकती है उसको। ठीक है, उसकी जांच कर सकती है। संसद ने कोई कानून बनाया है तो उसकी भी जांच कर सकती है, उसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ठीक है, संसद से जो भी कानून बनाया गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई निर्णय दिया है, तो उसकी जांच कर सकती है कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो वो आपके जो न्यायिक पुनरावलोकन है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में वर्णन है। महाभियोग जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा अच्छे से बताऊंगा। महाभियोग क्या है, राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, उस स्पेसिफिक प्रक्रिया को नाम दे दिया है महाभियोग का। ठीक है, इम्पीचमेंट, इसका एक स्पेसिफिक प्रक्रिया है, इसको नाम दे दिया गया, कौन सा, महाभियोग का नाम दे दिया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है, कहने का मतलब है। तो ये सिद्धांत दोनों कहाँ से लिए गए, न्यायिक पुनरावलोकन हो और राष्ट्रपति पर महाभियोग हो। देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायिक पुनरावलोकन दोनों कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। दोनों कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, अमेरिका के संविधान में भी न्यायिक पुनरावलोकन का वर्णन है, और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसको भी महाभियोग से, उस पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई है, आपकी अमेरिका से ली गई है। ठीक है, देखो हम पढ़ लेते हैं कि अदालतें संसद द्वारा बनाए गए कानून की क्या कर सकती है, संवैधानिक जांच कर सकती है। तो मैंने बताया कि संसद जो भी कानून बना रही है उसकी जांच करने के लिए, या फिर जांच कर लिया, कोई निर्णय दे दिया, उस निर्णय को दोबारा जांचने के लिए क्या कर जांच सकती है, कौन जांच सकती है, आपकी न्यायालय जांच सकती है। जो भी अदालतें हैं आपकी वो जांच सकती है। ठीक है, अपने लेवल पे। महाभियोग क्या है, संविधान का अतिक्रमण, अतिक्रमण का मतलब है संविधान का उल्लंघन करने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को हटाने की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, वो क्या है, महाभियोग कहलाती है। और संविधान का मेघनाकर्ता कहे जाने वाले जो मूल अधिकार हैं भाग 3 में, वो भी आपके यूएसए से लिए गए हैं। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है कि यूएसए से और कौन सा लिया गया है, आपके मौलिक अधिकार जो महत्वपूर्ण है। तो यूएसए से आपको 3 महत्वपूर्ण मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से। एक तो मौलिक अधिकार बता दिया, दूसरा मैंने इम्पीचमेंट महाभियोग बता दिया, और तीसरा मैंने बता दिया न्यायिक पुनरावलोकन। तीनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, कहाँ से ली गई, यूएसए से ली गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश से अधिकृत किया गया था। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पहले तो समझ में आना चाहिए होती क्या है। ठीक है, समझ में आना चाहिए होती क्या है। जैसे मान के चलो हमारे को जीवन जीने का अधिकार है, तो जीवन जीने का अधिकार तब तक है जब तक संसद कोई कानून नहीं बना रही। कानून क्या, संसद ऐसा लगे संसद को कि भाई विधि के द्वारा कानून स्थापित करना चाहिए, ताकि
जो हमारा देश है वो चल सके, तो वो कानून बना सकती है, जीवन जीने के अधिकार को में परिवर्तन किया जा सकता है। तो वो आपको बताया गया है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी ये कहा गया है, जैसे देखो मैं यहाँ वर्णन दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ना हो। यानी विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं है जब तक उसको छेड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, वंचित नहीं किया जाएगा किससे, जीवन जीने के अधिकार से। तो ये संसद के हाथ में पावर है, ठीक है। तो ये जो विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, तो वो आपकी जापान से ग्रहण की गई है। तो जापान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन आए कि विधि की उचित प्रक्रिया वो कहाँ से ली गई है, तो वो आपके अमेरिका से ली गई है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक है आपकी विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की जो उचित प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली गई है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है आपकी जापान से ली गई है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान कहाँ से लिया गया। देखो मूल अधिकारों के बारे में मैंने बताया था आपको कि अमेरिका से लिया गया है। जो मूल अधिकार था, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे, अमेरिका से लिए गए थे। लेकिन आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ से लिया गया, वो लिया गया था आपके किससे, जर्मनी से। और जर्मनी का संविधान जो था वो कौन सा था, बाइमर संविधान। कौन सा था, बाइमर संविधान, वहां से लिए गए हैं। देखो आपातकाल के संबंध में मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं। एक पहले क्वेश्चन आया था कि आपातकालीन प्रबंध का मूल ढांचा वो है कहाँ से लिया गया है, तो मैंने बताया था 1935 के अधिनियम से लिया गया है, ठीक है। आपातकाल का अगर मूल ढांचा पूछे तो वो आपका 1935 के अधिनियम से लिया गया है। और आपको पूछे कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को जो स्थगन है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो आपके जर्मनी से लिया गया है। और मूल अधिकारों की पूछे कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, तो आपके अमेरिका से लिए गए। तो तीनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कौन सा, कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। आपातकाल का जो उपबंध है उसका जो ढांचा तैयार किया गया था वो 1935 के अधिनियम से किया गया था। और आपातकाल जब लग गया तो उसके बाद उसके दौरान जो मौलिक अधिकारों का स्थगन हो जाता है, मैं बताऊंगा आपातकाल जब कराऊंगा तो मौलिक अधिकारों का स्थगन होता है। तो मौलिक अधिकारों का स्थगन कहाँ से लिया गया था, वो आपके जर्मनी से लिया गया था। और जर्मनी का भी कौन सा संविधान, जर्मनी का संविधान कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो जर्मनी के संविधान का नाम है बाइमर संविधान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखो मैं समझा रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कमेंट में बताना आपकी समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी बताना है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं दूसरा कोशिश करूंगा समझाने की, ठीक है। देखो लाइव क्लास होती है तो लाइव क्लास में आप तुरंत बता देते हो, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास है ये, तो रिकॉर्डेड क्लास में आपको क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चनों को जो आपको समझ में नहीं आया है उसको दोबारा समझाऊंगा मैं, ठीक है। जो आंसर में आपको गड़बड़ी लग रही है कि भाई ये आंसर गलत हो सकता है, ये आंसर मेरे द्वारा गलत बताया गया है, तो वो भी आप कमेंट में बताएं, मैं उसको भी क्रॉस वेरीफाई करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है। देखो हमारे भारत के संविधान में 3 प्रकार की सूची है। 3 प्रकार की सूची कौन कौन सी है, एक तो है संघ सूची, और एक है राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची में वे विषय आते हैं जिनका सीधे केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, यानी जिन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य के अंदर वो विषय आते हैं जिन पर सीधे राज्य सरकार कानून बना सकती है, उसमें केंद्र का कोई इंटरफेयर नहीं होता। लेकिन समवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों में क्या होता है, दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई विवाद है तो उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको रहेगा, आपको संसद, उसको रहेगा, केंद्र को रहेगा, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है, आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एक और बात मैं बताऊं, इन तीनों चीजों के अलावा ऐसी कुछ विषय हैं जो इन तीनों चीजों में नहीं है, संघ में भी नहीं है, राज्य में भी नहीं है और समवर्ती सूची में नहीं है। उनको अवशिष्ट शक्तियां में रखा गया है, ठीक है। उनको एक अलग से सूची बनाती है अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो समवर्ती सूची के वे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून प्रभाव माना जाता है। मैंने बताया था कि जब कभी विवाद होगा इनके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में, तो किसका निर्णय माना जाएगा, केंद्र का माना जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया से यह प्रावधान लिया गया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से और कौन सा प्रावधान लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता और प्रस्तावना की जो भाषा शैली है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना की भाषा शैली, ठीक है। तो प्रस्तावना की भाषा शैली भी कहाँ से ली गई है, आपकी किससे ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार वाणिज्य भी हमको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार 108 के तहत 108 का जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद में कहा गया है संसद की ज्वाइंट कमेटी, ज्वाइंट सिटिंग के मतलब है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का मतलब है जैसे संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। संसद के 2 सदन मैंने बताए थे आपको, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इन दोनों में कोई भी बिल को लेकर के विवाद हो रहा है,
और सहमति नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं बन पा रही है, दोनों प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या है, जो राष्ट्रपति है वह संयुक्त बैठक बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है और उसमें उस बिल को पास करवाया जाता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी कौन सी, संसद की संयुक्त बैठक। ठीक है, जॉइंट सिटिंग। तो वो कहाँ से ली गई है आपकी, तो वो भी आपकी किससे ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से आपकी कौन सी ली गई है, संयुक्त बैठक। तो किसी साधारण विधेयक पर विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर करेगा। ठीक है, आएंगे दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता करेगा इसकी कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, यह प्रावधान धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता है। ये भी आपको याद रखना है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन जो विधेयक है उन पर कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं बैठती, उन पर कोई भी संयुक्त बैठक नहीं बैठती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ की अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किस देश से लिया गया है। मैंने बोला था कि अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, कि वे शक्तियां जिनको, जो 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उनमें जो विषय नहीं आते वो किस में आते हैं, अवशिष्ट शक्तियों में आते हैं। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई, तो वो आपके कनाडा से ली गई हैं। और अवशिष्ट शक्तियों का जो जिक्र है अनुच्छेद में, वो अनुच्छेद 248 में देखने को मिलता है। ठीक है, और इन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास, संघ के पास कानून बनाने का अधिकार रहता है अवशिष्ट शक्तियों का। अवशिष्ट शक्तियां भी हैं जो मैंने बता दिया, जैसे साइबर कानून है, वो किसी के में नहीं है, ना संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में, तो ये अवशिष्ट सूची में शामिल होता है और इस पर केवल कौन कानून बना सकती है, केंद्र कानून बना सकती है। ठीक है, कनाडा के अन्य प्रावधान कौन कौन से, कनाडा से और क्या क्या चीजें हमने भारत में ग्रहण की, भारत के संविधान में, तो सशक्त केंद्र और संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र और संघीय व्यवस्था, याद रखना, संघीय व्यवस्था जो ली गई है वो आपकी किससे ली गई है, कनाडा से ली गई है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। अब देखो, राज्यपाल के बारे में एक और चीज पढ़ी थी हमने, राज्यपाल का ऑफिस यानी कार्यालय, वो कहाँ से लिया गया था, वो 1935 के अधिनियम से लिया गया था। लेकिन यहाँ बात हो रही है जो राज्यपाल की, केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति करता है, नियुक्ति का प्रोसेस क्या है, क्यों नियुक्ति करता है, तो वो सारी जो बात लिखी गई है वो किस में लिखी गई है आपकी, कहाँ से ली गई है, वो आपकी कनाडा से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में नहीं अपनाया गया। अब देखो साहब, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं नहीं वाले। ठीक है, आजकल पैटर्न चेंज हो गया, नहीं वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आने लगे। तो आपको क्या है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि किसमें क्या पूछा है। तो इसमें पूछा है जो कनाडा के संविधान से कौन कौन सी चीजें हैं जो भारत में नहीं ली गई। पहला देखो, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मैंने आपको बताई थी, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि संघीय जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, अभी कनाडा से ली गई है। केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, मैंने बताया, अभी बताया जस्ट कि राज्यपालों की नियुक्ति का जो प्रोसेस है, कैसे नियुक्ति होगी, क्यों होगी नियुक्ति, कौन करेगा नियुक्ति, तो वो आपकी किस में है, कनाडा में। उच्चतम न्यायालय का परामर्शदाती निर्णय, परामर्शदाती निर्णय कौन सा है, परामर्शी निर्णय है आपका कौन सा, कि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, कुछ मामलों में सलाह दे सकती है। ठीक है, तो वो आपके इसमें है। तो ये तीनों चीजें जो है कनाडा से ली गई हैं और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कनाडा से नहीं लिया गया है। तो वो कहाँ से लिया गया है, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, और 3 ऑप्शन जो है ये आपको याद रखने हैं कौन से लिए गए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कौन सा नहीं लिया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से ही नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। डीपीएसपी, बहुत बार क्वेश्चन आया डीपीएसपी का, कहाँ से लिया गया है, आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन जो प्रक्रिया वो भी कहाँ से ली गई है, आपकी आयरलैंड से ली गई है। तो कनाडा में कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, ए बी सी, 3 जो है कनाडा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। अब देखो साहब, अभी क्वेश्चन आया एक कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है। नामांकन का मतलब आप समझ रहे हो, नॉमिनेशन का मतलब कि नॉमिनेशन भरते हैं ना स्टार्टिंग में, कि भाई जैसे राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे, चुनाव होगा, तो उसमें क्या है, नॉमिनेशन भरा जाता है। नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो आपकी आयरलैंड से ली गई। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया अगर मैं बात करूँ, तो चुनाव की प्रक्रिया जो है आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 368 में दी गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया
तो वो भी आपकी कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो दो चीजें हो गई आपकी दक्षिण अफ्रीका से, कौन सी हो गई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो गई, और राज्यसभा के चुनावों, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आपकी किससे ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आजकल बहुत आते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हमें बताना है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो प्रावधान है वो यूएसए से लिया गया है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिए गए, यूएसए से, मतलब कथन सही है। संवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। अभी मैंने बताया था कि संवर्ती सूची जो है वो कनाडा से ना लेकर के कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, कनाडा से ना लेकर के। तो इसमें पूछा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। इन दोनों लाइनों से, तो इन दोनों कथनों से को पढ़ने की बजाय पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वाली लाइन पढ़ना, कि इसमें सही है पूछा है या नहीं है पूछा है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये चीज समझ में आएगी। तो मैंने बताया आपको संवर्ती सूची जो है कनाडा से ना लेकर के कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसलिए केवल एक ये आंसर होगा। ठीक है, केवल एक सही है। ठीक है, तो मैंने बता दिया उन जो मूल अधिकार है वो आपके अमेरिका से ली गई है। कथन 2 गलत है, क्योंकि संवर्ती सूची जो है कनाडा से ना लेकर के कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है संविधान की विशेषता और उनके स्रोतों का सही मिलान करें। ठीक है, सही मिलान देखो, मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। संसद हमारी संघीय फ्रांस से ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। और आपकी संवर्ती सूची जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो हमको ये मिलान देखो कौन सा है, पहले का हो गया अमेरिका, दूसरे का हो गया ब्रिटेन, तीसरे का हो गया कनाडा, और चौथे का हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी मैंने मिलान करके देख दिया है, यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के स्रोतों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। हाँ, अब बताओ साहब, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कि संविधान के स्रोतों के संबंध में गलत युग्मों की पहचान कीजिए। जैसे कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई है। कानून निर्माण की प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से ली गई, क्या ये कथन है सही है, बिल्कुल सही है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई। मूल कर्तव्य के बारे में अच्छे से पढ़ाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, वो कहाँ से ली गई, रूस से। विधि के द्वारा स्थापित शासन, ये भी कहाँ से लिया गया है, जापान से। लेकिन व्यापार और वाणिज्य दक्षिण अफ्रीका से ना लेकर के कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना गलत युग्म कौन सा है, डी गलत युग्म है, क्योंकि जो व्यापार और वाणिज्य है वो दक्षिण अफ्रीका से ना लेकर के कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से तो आपकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। राज्यसभा के जो सदस्य उनका चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अब देखो, जो यहाँ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, क्वेश्चनों का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कराया है। ठीक है, यहाँ एक पीपीटी मैंने लगाई है आपको, जिसमें जितने भी क्वेश्चन यहाँ ऊपर दिए गए थे उनको एक एक लाइन में आपको याद करने के लिए दे दिया है। यानी इसके बाहर आपको ये जो स्रोतों वाला जो क्वेश्चन है, जहाँ से संविधान सभा के स्रोत है उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसके बाहर से नहीं जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन लिखने में टाइम लगेगा। तो आपको क्या है, टेलीग्राम चैनल है मेरा मिलन पाठशाला के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर के आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। वहाँ पीडीएफ डाउनलोड करो और बढ़िया से अच्छे से नोट्स बनाओ। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन लिखो, जहाँ आपको जो चीज़ ऐड करनी है, जैसे आपके नोट्स पहले से बन रहे हैं तो आपको रिविजन करने में आसानी रहेगी। रिवीजन करने में आसानी है, जो भी चीज़ आपको उन नोट्सों में छूट रही है या फिर उन नोट्सों में याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप वो हमें बताओ। ठीक है, कमेंट में बताओ, मैं आपको उस चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमने इस क्लास में 2 टॉपिक के क्वेश्चन चूज किए थे। पहला था हमारा कौन सा, संविधान के स्रोत। ठीक है, और दूसरा हमने किया था संविधान की सभा, संविधान सभा और उनकी समितियां। ठीक है, देखो साहब, क्वेश्चन है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी, वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो देखो ऑप्शन है एम एन रॉय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। इसमें ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू सही है। 1938 में इन्होंने ये मांग की थी। लेकिन इसका जो है बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड बताऊं कि संविधान की मांग, जो संविधान सभा थी, संविधान सभा की मांग कैसे कैसे उठी। देखो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य विधेयक जो लाया गया था उसमें पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की गई। ठीक है, उसमें जिक्र किया गया कि संविधान सभा जैसी भी कोई चीज होती है। 1922 में महात्मा गांधी ने एक यंग इंडियन के एक वो चलता है, समाचार पत्र चलता है, उस अखबार में उन्होंने पहली बार महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने पहली बार जिक्र कहाँ किया था, संविधान सभा का, तो वो किया था यंग इंडिया में। ठीक है, 1924 में तेज बहादुर सप्रू ने जो है
संविधान सभा की बात की और 1935 में एम.एन. रॉय के द्वारा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि औपचारिक और व्यक्तिगत रूप से पहली मांग कहाँ हुई, औपचारिक व व्यक्तिगत रूप से पहली मांग किसने की थी, तो वो की थी एम.एन. रॉय ने। और कब की थी? 1934, 1934 में। ठीक है, देखो आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन एक है, आप जो ये आपको क्लास कराई जा रही है ना, एक क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि क्वेश्चन हमें यही याद रखना है बस कि जवाहरलाल नेहरू, बस कंप्लीट खत्म। लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र में की थी, ये भी क्वेश्चन है, और सबसे पहले की थी वो भी क्वेश्चन है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन उस टॉपिक का, उस प्रश्न का, उसके ऑप्शंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक मांग की। तो आपको क्वेश्चन यहाँ दो बन गए, एक तो औपचारिक और व्यक्तिगत रूप से मांग पहली बार मांग किसने की थी, तो वो की थी एम.एन. रॉय के द्वारा सन 1934 में। अगर पूछे कि और आधिकारिक रूप से कांग्रेस के द्वारा मांग कब की गई थी, कांग्रेस के द्वारा की गई थी, कब की गई थी? 1935। फिर उसके बाद 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया की मांग की गई। संविधान सभा का जो गठन है उसमें मांग की गई कि संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। वो किसने रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब रखी थी? 1938 में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से पहली बार कब स्वीकार किया गया था? सैद्धांतिक रूप से देखो 1935 के अधिनियम में संविधान जो आपका सभा थी उसकी कोई बात नहीं थी। मैंने आपको बताया था संविधान की जो मांग है वो अगस्त प्रस्ताव में सैद्धांतिक रूप से दी गई थी। तो देख लेते हैं, अगस्त प्रस्ताव में सैद्धांतिक रूप से दी गई थी, 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था जिसमें जो है स्वराज्य के आधार पर 2 राज्य बनने चाह रहे थे। एक मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की मांग कर रही थी और कांग्रेस भारत को आजाद कराने की मांग कर रही थी। तो इसके लिए जो 1942 का क्रिप्स मिशन है जो वो असफल हो जाता है, और 1946 में कैबिनेट मिशन। तो ये याद रखना क्या क्या चीजें कही गई है इसमें। कैबिनेट मिशन के सदस्य में आपको पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन के सदस्यों को आपको याद रखना है पास, एक ट्रिक है पास, इसे आपको याद रखना है पैथिक लॉरेंस, ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर, और एस से हो जाएगा आपका सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि उस समय कौन क्या था। तो पैथिक लॉरेंस उस समय सचिव था, ए बी अलेक्जेंडर नौसेना का मंत्री था, और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो था व्यापार मंत्री था। तो आपको ये चीजें जो है देखने को मिल जाएंगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? 1946 में चुनाव होता है। ठीक है, एक उत्तरदायी शासन बनाने के लिए चुनाव होता है, और उत्तरदायी शासन बनाने के लिए चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव हुआ था? 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। देखो इसकी गणित क्या थी, देखो ये गणित मैं बता देता हूँ आपको। जो कैबिनेट मिशन के समय जो कुल सदस्य थे 389 थे, 389 सदस्य हुआ करते थे, जिनमें चुनाव हुआ 296 सीटों पर। 1946 में 296 सीटों पर चुनाव होता है, और उसमें 296 से कांग्रेस लाती है 208। कांग्रेस को कितनी मिलती है? 208 सीटें। मुस्लिम लीग को 73 सीटें, और अन्य सैन्य जो दल हैं, स्वतंत्र दल हैं, अन्य जो दल हैं, उनको 15 सीटें मिलती हैं। ठीक है, तो आपको सीटों का बंटवारा भी याद रखना है कि जो 1946 में उत्तरदायी शासन के निर्माण के लिए जो चुनाव होता है, उस चुनाव में आपको कांग्रेस को कितने सीट मिलती है? कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिलती हैं? 73 सीटें मिलती हैं, और अन्य दलों को कितनी मिलती हैं? 15 सीटें मिलती है। तो आपको याद रखना है उस समय 296 सीटों पर चुनाव होता है, 208, 73 और 15, ये आपको याद रखना है कैलकुलेशन। ठीक है, संविधान सभा की पहली और दूसरी बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखो संविधान सभा की मैं बैठक की बात कर लूँ, पहली बैठक होती है आपकी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1940। दूसरी बैठक होती है 10 दिसंबर 1940। तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1940। चौथी बैठक जो होती है 12 दिसंबर 1940। और पांचवी बैठक जो है आपकी कब होती है? 13 दिसंबर 1940। तो 5 बैठक मुख्यतः आपको याद रखनी है, क्योंकि 5वीं बैठक में मैं बताऊंगा आपको कि 5वीं बैठक तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है कि पहला ऑप्शन में कहा गया है कि 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई, और पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। 207 सदस्यों ने भाग लिया था। पहली बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखना, पहली बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है कि 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये गलत है। मैंने आपको बताया था कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, वो बनाया गया था प्रथम बैठक में। और 11 दिसंबर जो तीसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1940 को,
उसमें तो बनाया गया था कौन को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया था, ये भी ऑप्शन सही है। तो आपके कौन सा ऑप्शन गलत होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अभी देखते हैं हम, मैंने आपको बताया था कि 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 11 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है। और पहली बैठक जो है, पहली बैठक में आपको क्या रखना है कि 207 सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया था, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, टेम्पोरेरी हेड बनाया गया था, और शोक दिवस मनाया गया था। और शोक दिवस पहली बैठक में क्यों मनाया गया था, क्योंकि मुकुट बिहारी भार्गव ने अंग्रेज से भाग लिया, अजमेर से भाग लिया था, और उसने क्या बनाया था, शोक दिवस मनाया था। 11 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। 9 को पहली होती है, तो 9 से लगाओ, 9, 10, 11, 12, 13, 5, ये हो गई आपकी 1946 की 5 बैठक, ठीक है, संविधान सभा की। अब देखो साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो लाए थे, कब लाए थे, देखो उद्देश्य प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू का, वो आपके मैंने बताया था 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जो है, 13 दिसंबर जो डेट दे रखी, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है। क्या होता है, पेश किया जाता है, पारित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है, ठीक है। 13 दिसंबर को मैंने बताया था संविधान सभा की जो है 5वीं बैठक हो रही थी, और 22 जनवरी 1947 को, सॉरी 22 जनवरी 1947 को, 1947 को इसे संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया। यानी उसने पेश कब किया, 13 दिसंबर 1946 को, और उसने अपना कब लिया, 22 जनवरी 1947 को। तो याद रखना, संविधान सभा जो जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था, उसको संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था, वो आपके 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव की मैं पृष्ठभूमि बता दूं, मैंने ये चीज आपको बता दी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था। इसके बीच में विवाद हुआ था कि संतानम और कृष्ण स्वामी अय्यर के मध्य यह विवाद हुआ था इसके बीच में, और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके जो है भारत की जो संविधान है, और संविधान की जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना किससे मिलकर के बनती है, तो उद्देश्य का। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव में जो जो बात कही थी, वो एज इट इज इसमें उतार दी है, प्रस्तावना में जाकर उतार दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में शामिल नहीं थी। देखो 15 महिला सदस्यों के आपको नाम याद रखने हैं। याद कैसे, आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको ये दिमाग में रह जाएगा कि हाँ भाई, ये नाम तो मैंने उन 15 महिलाओं में नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें जो है लक्ष्मी सहगल जो है इसका राइट आंसर होगा। मैं आपको देख देता हूँ, देख कौन कौन से महिलाएं जो है आपके कहाँ से पार्टिसिपेशन किया है। तो देखो संयुक्त प्रांत जो आपके यूपी कहलाता था उस समय, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था ये, संयुक्त प्रांत यूपी। वहां से कौन सी महिलाएं आई हैं, पूर्णिमा बनर्जी है, सुचेता कृपलानी है, कमला चौधरी है, विजय लक्ष्मी पंडित है, बेगम एजाज रसूल है, ठीक है। पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी, विजय लक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, बेगम रसूल, ठीक है। मद्रास से देखें तो मद्रास से जी दुर्गाबाई, दक्षयानी बेलायुद्धन, अम्मू स्वामीनाथन। पश्चिम बंगाल से लीला रे और रेणुका रे। और अन्य में देखो सरोजिनी नायडू जो है बिहार से हैं, हंसा मेहता जो है आपकी किससे हैं, बम्बई से हैं, मालती चौधरी आपकी उड़ीसा से हैं, एनी मस्करनी आपकी त्रावणकोर से हैं, और राजकुमारी और अमृता कौर आपकी कहाँ से हैं, अमृत कौर आपकी मध्य प्रांत से हैं, ठीक है। तो आपको ये 15 महिलाएं को नाम 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद होता रहेगा, ठीक है। कौन कौन सी, हंसा मेहता हमने पढ़ा था, हंसा मेहता कहाँ से है, बम्बई से। राजकुमारी अमृता कौर कहाँ से, हमने पढ़ा था अभी, राजकुमारी जो अमृत कौर है वो कहाँ से है, मध्य प्रांत से हैं। और सुचिता कृपलानी मैंने पढ़ा था कहाँ से, आपकी सुचिता कृपलानी जो आपकी संयुक्त प्रांत से है, कहाँ से है, संयुक्त प्रांत यूपी से है। नेक्स्ट है, राजस्थान की रियासतों से संबंधित सभा में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कौन सम्मिलित नहीं था। अब देखो साहब, राजस्थान की जो रियासतें हैं उनमें प्रशासनिक अधिकारी कौन नहीं था, कौन सम्मिलित नहीं था। देखो B.T. कृष्णाचार्य जो था वो जयपुर का प्रशासनिक अधिकारी था, ये सही है, ठीक है। C.S. वेंकटाचार्य जो था वो जोधपुर का था, ये भी सही है। K.M. पन्नीकर बीकानेर से था, ये भी सही है। लेकिन T. राघवाचार्य जो है, T. विजय राघवाचार्य जो है वो गलत है। T. विजय राघवाचार्य जो है उदयपुर से है, कहाँ से है, उदयपुर से है, ना कि अजमेर से। तो आपका रखना B.T. कृष्णाचार्य जयपुर से है, एस वेंकटाचार्य आपकी जोधपुर से, K.M. पन्नीकर बीकानेर से, T. राघवाचार्य उदयपुर से देखने को मिलता है। तो इसमें पूछा है सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं सम्मिलित, ये वाला नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक अजमेर मेरवाड़ा में, संविधान सभा की पहली बैठक जो है अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किसने किया था।
संविधान सभा की जो पहली बैठक अजमेर मेरवाड़ा में हुई थी उसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो मुकुट बिहारी भार्गव के द्वारा किया था। मुकुट बिहारी लाल भार्गव के द्वारा किया गया था। देखो कहाँ से कैसे बैठक हुई थी उसका देखो बैकग्राउंड देखो। अजमेर मेरवाड़ा में पहली बैठक हुई थी मुकुल बिहारी लाल भार्गव के द्वारा किया गया था। उदयपुर में जो बैठक हुई थी, उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा, प्रबंध सिंह मेहता। जोधपुर में आपके जयनारायण व्यास हो जाएगा। देखो उदयपुर वाला क्षेत्र हो गया आपका मेवाड़, ठीक है, और ये वाला हो गया आपका मारवाड़। तो मेवाड़ और मारवाड़ में जो है मेवाड़, उदयपुर में मेवाड़ में आपको माणिक्यलाल वर्मा का नाम आना ही आना है, और मारवाड़ में आपको जयनारायण व्यास का नाम आना ही आना है, ठीक है। बीकानेर में कौन है आपके? जसवंत सिंह। जयपुर में हीरालाल शास्त्री और गोकुललाल असावा जो है सावरा में है। रामचंद्र उपाध्याय जो है अलवर में है, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से हैं। दलील सिंह कोटा से, राज बहादुर भरतपुर से, और सरदार सिंह जो है वो आपके खेतरी से जो है कौन से हैं आपके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसका? संविधान सभा का। तो आपको याद रखना संविधान सभा में कौन कौन से बैठकों में किसने प्रतिनिधित्व किया था वो देखो। अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव के द्वारा, उदयपुर से माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, जोधपुर से जयनारायण व्यास, बीकानेर से जसवंत सिंह, जयपुर से हीरालाल शास्त्री, और गोकुललाल असावा सावरा भीलवाड़ा से। अलवर से आ जाएगा आपका रामचंद्र उपाध्याय, कोटा से दलील सिंह, और भरतपुर से राज बहादुर, और खेतरी से सरदार सिंह। तो ये आपको मोटा मोटी नाम याद रखने हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह समिति बनाई गई थी, संघ शक्ति समिति, ठीक है। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी, और वही क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। तो प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष देख लो साहब। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दो समिति बनाई थी, एक तो संघ शक्ति समिति और एक संघीय संविधान समिति, यानी संघ और संघीय जहां आ गया पंडित जवाहरलाल नेहरू कर दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आपको याद रखने संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति और झंडा समिति। नेशनल फ्लैग, झंडा समिति, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। तो आपको प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष भी आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हो गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति और झंडा समिति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष के रूप में तो H.C. मुखर्जी को किया गया था। किसको किया गया था? H.C. मुखर्जी को किया गया था। देखो अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी, और मुखर्जी अल्पसंख्यक में आते थे, इसलिए किसको बना दिया अध्यक्ष? H.C. मुखर्जी को बना दिया। अगला है मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति में बनाया गया था अध्यक्ष J.B. कृपलानी को। किसको बनाया गया? J.B. कृपलानी को बनाया गया था। इसमें जो मौलिक अधिकार हमें कृपा से मिले हैं, J.B. कृपलानी का कहना था कि जो मौलिक अधिकार है वो हमें कृपा से मिले हैं, आपको याद रख लेना, ठीक है। ये याद रखने वाली ट्रिक है, ठीक है। जो मौलिक अधिकार है वो हमें कृपा से मिले तो कृपलानी हो गया। जैसे मुखर्जी और अल्पसंख्यक से आते हैं तो आपके किससे हो गया? अल्पसंख्यक उप समिति हो गया, ठीक है। और आवास या सदन समिति अगर पूछे उसके अध्यक्ष हैं B. पट्टाभी सीतारमैया, B. पट्टाभी सीतारमैया। तो आपको 3 समिति मैंने यहाँ क्लियर कराई है, 3 इससे पहले क्लियर कराई थी, ठीक है। तो देखो अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी, मौलिक अधिकार उप समिति J.B. कृपलानी, और आवास और सदन समिति B. पट्टाभी सीतारमैया। अब निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? देखो प्रारूप समिति आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, और ये भीमराव अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर ने यह समिति लाए थे, ठीक है। और कब लाए थे ये समिति? 29 अगस्त, डेट लिखिए 29 अगस्त 1947 में समिति गठित हुई थी। तो इस समिति में आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। देखो साहब कौन कौन से इसके सदस्य हैं, तो भीमराव अंबेडकर हो गया, ठीक है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी.एल. मित्र के बाद आए थे कौन? एन माधवराव। बी.एल. मित्र की तबीयत खराब हो गई थी तो माधवराव आए थे। के मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डी.पी. खेतान, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो है एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। तो आपके 7 सदस्य आपके याद रखने हैं। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे इसमें। कितने? 7, ठीक है। तो ट्रिक है आपकी, अम्बेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के खेत में 7। अम्बेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के खेत में 7, यानी अम्बेडकर 7 आए मित्र मुंशी कृष्णा के खेत में। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, अम्बेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के खेत में 7। अम्बेडकर से अम्बेडकर, आए से अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर,
मित्र से हो जाएगा BL मित्र, और उसके बाद माधवराव आए थे। मुंशी से के मुंशी हो जाएगा, कृष्णा से N कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाएगा, और खेत से DP खेतान हो जाएगा, और साथ में सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ट्रिक से आपको याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाए जाने के समय कितने अनुच्छेदों को तुरंत ही लागू कर दिया था? 14 अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया था। देखो, संविधान सभा का जब अंतिम चरण हो रहा था 4 नवंबर 1948 में अम्बेडकर द्वारा अंतिम प्रारूप पेश किया गया था, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया था। सॉरी, 49 आना चाहिए। ठीक है, और इसमें कितनों को 16 नहीं है, ये गलत है, 14 ही है। 14 जो अनुच्छेद थे उनको तुरंत ही लागू कर दिया था। कौन कौन से थे यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, सॉरी 14 नहीं 16 है, यहाँ भी सही कर लेना। 16 अनुच्छेदों को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। 16 अनुच्छेदों को जोड़ा गया, इसमें ऑप्शन गलत है। हाँ, ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, 16 अनुच्छेदों को जोड़ा, तुरंत ही लागू कर दिया था 16 अनुच्छेदों को, किसने? आपके संविधान सभा के द्वारा। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसको काट देना। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, और 26 जनवरी 1950 को ही शेष प्रावधान जो थे वो लागू कर दिए जाते हैं। 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक होती है। अंतिम बैठक कब होती है इसकी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो यहाँ तक जो था हमारा 2 टॉपिक हमने कवर किए, संविधान के स्रोत और संविधान सभा और उसकी समितियां। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बने थे MCQ, और MCQ क्वेश्चंस के अलावा जो थ्योरी में मैंने कराए थे वो क्वेश्चन उनसे कम नहीं है भाई। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं, और इससे आगे भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ, और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ आपको याद करने वाली। तो कहीं भी जाए मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास क्लासेस का नोटिफिकेशन आता रहे। नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखें। ठीक है, और क्लास पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और एक चीज़ का मेरे को सजेशन दें आप कमेंट में, कि ये जो तरीका है मेरा कि क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखाया, उसके बाद में आपको मैंने थ्योरी कराई। ठीक है, थ्योरी कराई, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनने वाले थे वो मैंने आपको वहीं क्लियर कराए। तो ये आपको तरीका कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि पुरुष और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।